हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, इसमें हम लोग जो फूल पत्ती वाली क्लास होती है कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की, उसका जो हैंड रिटन नोट्स है उसका रिवीजन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। और आज का जो अपना गायत्री मंत्र रहेगा उसमें रहेगा सारी योजनाओं का भंडारा। अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं शुरू की गई हैं, वह चाहे पुरानी योजनाएं हों या फिर जो करंट में योजनाएं शुरू की गई हैं, उन सभी योजनाओं को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ 15 से लेकर 20 मिनट की रहेगी, तो इसमें आप बड़े अच्छे से अपनी क्लास का पूरी रिवीजन कर सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। आज के जो गायत्री मंत्र है उसमें रहेगा योजनाओं का भंडारा। तो सबसे पहली योजना देख लेते हैं कौन सी है। सबसे पहली योजना है जन धन योजना। जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को हुई थी। दूसरी योजना है उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। तीसरी योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से हुई थी? महोबा से हुई थी। अगली योजना है या अगला जो मिशन है वह कौन सा है? मिशन अमानत है। मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। अगली योजना है जगन्नाथ स्मार्ट योजना। जगन्नाथ स्मार्ट योजना कहाँ की है? यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है कि सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सारथी ऐप जो है यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है कि सेहत पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। रैंप कार्यक्रम किससे संबंधित है? रैंप कार्यक्रम जो है यह एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित है। और ये जो रैंप कार्यक्रम है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है? ये जो पीएम डिवाइन योजना है यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? मिशन इंद्रधनुष जो है यह 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था और यह वैक्सीनेशन से संबंधित है। देखो, मिशन इंद्रधनुष पूछेगा तो हम कहेंगे कि वैक्सीनेशन से संबंधित है। और यह शुरू कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये जो ऑपरेशन आहट है यह आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन आहट किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। और तस्करी इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना। अगला पॉइंट है कि मांझी वसुंधरा कार्यक्रम। मांझी वसुंधरा कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मांझी वसुंधरा कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सौभाग्य योजना कब शुरू हुई थी? सौभाग्य योजना जो है यह 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सहज बिजली हर घर योजना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑपरेशन परिवर्तन किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये जो ऑपरेशन परिवर्तन है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी पूछा जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है वह है गांजा की खेती को रोकना। देखो, आंध्र प्रदेश सरकार ने गांजा की खेती को रोकने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से। इसकी जो टैग लाइन है वह क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? तो ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है यह 2022 से 2027 तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो 15+ उम्र वाले व्यक्ति हैं उनको क्या करना? साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है। और इसके लिए 1037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये जो धन है इसका, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पहला पॉइंट याद रखना है कि जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है कब से कब तक चलेगा? 2022 से 2027 तक चलेगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि इसमें जो 15+ उम्र वाले लोग हैं
उनको साक्षर बनाना इसका क्या है, इस योजना का उद्देश्य है। और इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, इसके लिए 1037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसी से संबंधित है। और जो इस कार्यक्रम में एडल्ट एजुकेशन वर्ड का यूज किया जाता था, अब उसके स्थान पर क्या किया जाएगा, एजुकेशन फॉर ऑल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये जो जीवा कार्यक्रम है यह नाबार्ड बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इस जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसको भी पूछा जा सकता है। तो ये जो जीवा कार्यक्रम है नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वह है जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोजेक्ट आहरण किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट आहरण है यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, स्किल डेवलपमेंट करना। प्रोजेक्ट आहरण किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, असम सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट है कि प्रोजेक्ट सद्भावना। प्रोजेक्ट सद्भावना वाला जो है ये भी असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पेंडिंग फाइल का निस्तारण करना। इसका उद्देश्य क्या है, पेंडिंग फाइल का निस्तारण करना। नेक्स्ट योजना जो है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान। ये जो है किस योजना के तहत शुरू की गई है, इसको जो शुरू किया गया है पीएम फसल बीमा योजना के तहत शुरू किया गया है। अगली जो योजना है वह है अम्मा योजना और बहिनी योजना। ये किस राज्य से संबंधित है, अम्मा योजना और बहिनी योजना जो है यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगली योजना देखते हैं संभव और स्वावलंबन। संभव और स्वावलंबन किससे संबंधित है, यह एमएसएमई के द्वारा शुरू की गई पहल है। संभव पहल और स्वावलंबन पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, एमएसएमई के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, जो खराब प्लास्टिक या जो प्लास्टिक से कचरा उत्पन्न होता है उसका मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि समर्थ योजना। समर्थ योजना किससे संबंधित है, यह भी एमएसएमई से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका भी उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि नान मुखलवाल योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो यह शुरू की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट योजना जो है वह है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि कौशल्या मातृत्व योजना जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें दूसरी बच्ची के जन्म होने पर कितने रुपए दिए जाएंगे, 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वीमेन एट वर्क। वीमेन एट वर्क किसके द्वारा शुरू किया गया है, कर्नाटक राज्य के द्वारा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, तो इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट है कि विनय सामरस्य योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। और ये जो विनय सामरस्य योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 14 अप्रैल 2022 को हुई थी। इसका उद्देश्य है गांवों में छुआछूत को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना। 14 अप्रैल को क्या होता है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। उसी दिन के उपलक्ष्य में इस योजना को शुरू किया गया है। कौन सी योजना को, विनय सामरस्य योजना को। इसका उद्देश्य क्या है, गाँवों में जो छुआछूत होती है उसको रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना। कर्नाटक सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अब देखते हैं अगली योजना। अगली योजना जो है एक कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम है युविका कार्यक्रम। और ये जो युविका कार्यक्रम है किसके द्वारा शुरू किया गया है, इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है कि सुजलाम 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया। सुजलाम 2.0 जो है इसकी शुरुआत 22 मार्च 2022 को की गई थी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। किसके द्वारा, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, ग्राउंड वाटर को बेहतर करना। इसका उद्देश्य है ग्राउंड वाटर को बेहतर करना। अगली योजना देख लेते हैं। अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। और आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी झारखंड रांची से। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना। अगली योजना है चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू की गई है। यह भी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। अगली योजना है प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड को कहाँ से शुरू किया गया है, राजस्थान के उदयपुर से। कहाँ से, राजस्थान के उदयपुर से इसकी शुरुआत
की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहाँ से शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई है वाराणसी से। ग्राम उजाला कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया है। ग्राम उजाला कार्यक्रम आरा, बिहार के आरा से शुरू किया गया है और यह एलईडी बल्ब से संबंधित है। अगली योजना है कि पीएम किसान योजना, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुई थी और इसमें 2-2 हज़ार रुपये की एक साल में 3 किस्तें दी जाती हैं, यानी कि एक साल में कुल 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं किसान भाइयों को। अगला पॉइंट है कि कैच द रेन अभियान जो है, कैच द रेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। कैच द रेन अभियान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शुरू किया गया है और यह 29 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, मानसून में आए जल का संरक्षण करना। चलिए, अब जितनी भी योजनाएं थी उन योजनाओं को हमने अभी तक सारी योजनाएं कवर कर ली हैं। अब जो रहेगा आज की करंट अफेयर का रिवीजन रहेगा और जो आज की करंट अफेयर का रिवीजन है इसमें कौन सी डेट का है, 31 अक्टूबर 2022 वाली जो क्लास हुई थी उसका इसमें रिवीजन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये 31 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। अब इनका जन्म से संबंधित राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के एकीकरण में इनका विशेष योगदान रहा था। उसी के चलते क्या किया जाता है, इनके जन्म दिवस को यानी कि 31 अक्टूबर को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये जो दिवस है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। तो ये पॉइंट आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद क्या रखना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो यह दिवस जो है पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। अब आती है बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ पॉइंट जान लेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जानना है तो सबसे पहले ये क्या थे, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इनका जो जन्म है 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के नाडियाद में हुआ था। कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देसी रियासतों के एकीकरण में इनका विशेष योगदान रहा था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिवस पर क्या किया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है स्टैचू ऑफ यूनिटी से। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह कौन से व्यक्ति की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और इसका अनावरण जो है 31 अक्टूबर 2018 को यह स्थापित की गई थी। कहाँ, गुजरात के केवड़िया में। अब इनको सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ये भी याद रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वह बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। इन्होंने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। पूछा जाता है कि कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर रहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। एक पॉइंट और याद रखना है कि जो विश्वास स्वरूपम है, ये जो विश्वास स्वरूपम है किसकी सबसे बड़ी प्रतिमा है, यह महादेव की सबसे बड़ी प्रतिमा है और यह कितनी ऊंचाई की है, 369 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच गरुड़ 7 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो गरुड़ अभ्यास है यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। किन दो देशों के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है और इसका इस बार जो आयोजन है यह राजस्थान के जोधपुर में किया जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, राजस्थान के जोधपुर में। और इस अभ्यास में भारत की तरफ से कौन कौन से विमान भाग ले रहे हैं, पहला तो राफेल विमान, दूसरा तेजस और तीसरा प्रचंड। तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि इसमें कौन से विमान भाग ले रहे हैं भारत की तरफ से, राफेल विमान, तेजस विमान और प्रचंड विमान। यह तीनों विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब पूछा जाता है, देखो ये तो था गरुड़ अभ्यास। देखिए गरुड़ अभ्यास पूछेगा तो बताएंगे कि फ्रांस के साथ में, लेकिन अगर पूछते गरुड़ शक्ति अभ्यास तो गरुड़ शक्ति अभ्यास का आंसर हो जाता है कि यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि दोनों का नाम सेम ही है, लेकिन वहाँ पर गरुड़ है और यहाँ पर गरुड़ शक्ति है। तो गरुड़ पूछेगा तो भारत फ्रांस, गरुड़ शक्ति पूछेगा तो भारत और इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है, तो यह भारत और जापान के बीच में होती है।
तीसरा प्रश्न है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है। तो जो ये ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 है यह WHO के द्वारा जारी की गई है। जो WHO का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। WHO का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना है कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसी कारण से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर रहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। प्रश्न पूछा जा सकता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है और इसके वर्तमान समय में जो महानिदेशक हैं कौन है, इसके वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस। कौन है, डॉक्टर टेड्रोस हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस जो है यह 24 मार्च को मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है वह 2025 रखा गया है। टीबी किस चीज़ से होता है, टीबी रोग जो होता है वह कौन सी चीज़ से होता है, यह जो है बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से। और टीबी से जो प्रभावित होने वाला अंग है कौन सा है, टीबी से जो प्रभावित अंग होता है वह कौन सा होता है, फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की एक विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। तो इसकी जो मेज़बानी है भारत ने की है और ऐसा पहली बार हुआ है कि इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है, भारत ने की है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो क्वेश्चन याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति है इसकी अध्यक्षता पहली बार किसने की है, भारत ने की है। और किस वर्ष में, ये जो है 2022 में इसकी अध्यक्षता की है। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का शॉर्ट फॉर्म है UNSC। इसका इंग्लिश फुल फॉर्म पूछा जाता है कि UNSC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। और ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है कितना होता है, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यह वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट पूछा जाता है कि जो आतंकवाद निरोधक समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना के लिए हमको एक पॉइंट याद रखना है कि 2001 में जब USA पर आतंकवादी हमला हुआ था, तो ये जो हमला हुआ उसके बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और इस प्रस्ताव का नाम याद रखना है आपको। ये प्रस्ताव है 1373। एक अच्छा सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आतंकवाद निरोधक समिति की स्थापना किस प्रस्ताव से हुई थी। तो आपको बताना होगा कि प्रस्ताव 1373 के तहत आतंकवाद निरोधक समिति की स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि UN के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज है। नेक्स्ट पॉइंट है FATF के बारे में। तो FATF का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है जो कि होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि FATF की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है 1989 में हुई थी और FATF का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। और इसके जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वह कौन है, T राजा कुमार हैं। तो FATF से 4 प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहला प्रश्न कि FATF का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म इसका होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 1989 में। तीसरा प्रश्न याद रखना है कि मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। चौथा प्रश्न याद रखना है कि इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। तो हो जाएंगे T राजा कुमार। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली
एशिया की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये क्या है, एशिया की पहली, तो एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में। शुभारंभ कहाँ किया गया है इसका, लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में। अच्छा, ये जो पैथोजन रिडक्शन मशीन है इसका काम क्या है, इसका जो काम है वह रक्त की बारीक अशुद्धियों को, किसका, रक्त की बारीक अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है, तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है यह लखनऊ में खोली गई है। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू हुई है, लखनऊ में। किस मॉडल की तर्ज पर, सिंगापुर के मॉडल तर्ज पर इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब जब ब्लड की बात आई है तो यहाँ ब्लड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सर्वदाता रक्त समूह बार बार पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा, ओ नेगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह पूछा जाता है तो आंसर होता है ए बी पॉजिटिव। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो इसका जवाब होता है कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये जो सरस फूड फेस्टिवल 2022 है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और यहीं पर ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि सुल्तान जौहर कप। पहली बात तो ये याद रखना है कि ये जो सुल्तान जौहर कप है किस खेल से संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है। किससे, हॉकी से संबंधित है। और 2022 में इसका कौन सा संस्करण हो रहा है, 10वां संस्करण हो रहा है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, मलेशिया में। इसका विजेता कौन बना है, मेन पॉइंट है इसका विजेता कौन बना है। इसका जो विजेता बना है यह भारत बना है और भारत ने ऐसा 3 बार किया है कि ये मतलब इस बार जब जीता है, विजेता हुआ है, तो ये 3rd टाइम है। इसकी मतलब इसके पहले भी 2 बार ये विजेता रह चुका है। और इस बार जो उप विजेता रहा वो कौन रहा है, ये रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये जो सुल्तान जौहर कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके के इसके क्वेश्चन। पूछा जाता है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह दिलीप ट्रिकी बने हैं और हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त के ही दिन हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि केरल ने इसकी शुरुआत की है। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो इसका जवाब हो जाएगा कोच्चि। बढ़े चलो अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है, केरल में खोला गया है। ये सभी 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं, इसमें किसी भी प्रकार की व्याख्या की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सिविल 20 का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अमृतानंदमयी देवी को बनाया गया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2022 का कौन सा संस्करण हो रहा है, इसका 3रा संस्करण हो रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 2 अक्टूबर 2022 को इसका पहला संस्करण था और 2022 में इसका 3रा संस्करण है। और यह कब से कब तक चलेगा, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चला है, यानी कि इसका आयोजन हो चुका है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा 12 मार्च 2021 को। और वर्तमान समय में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन है, तो इसका आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।